जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे पिनाइकल पब्लिकेशन का रेलवे समान अध्ययन। और आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है जीव विज्ञान का पार्ट 2, क्योंकि हम लोगों ने जो है जीव विज्ञान का पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में आपको 200 प्रश्नों को कंप्लीट कराया गया था। और आज जो हम लोग देखेंगे 201 से लेकर के 356 तक हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि आपको टोटल जीव विज्ञान से एनटीपीसी सीबीटी 1 में 356 प्रश्न पूछे गए थे, तो हम लोग सारे को कंप्लीट करेंगे। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से हम लोग का इसका जो है टॉपिक देख लीजिए। यहाँ पर टोटल आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। तो हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर है यहाँ 200, देखिए यहाँ पर 200 यानी कि पाचन तंत्र तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, नहीं तो उसी में हम पूरा कंप्लीट करा देते। आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से हम लोग का पार्ट 1 यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं आपको। उसमें 1 से लेकर के 200 प्रश्नों तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का 201 नंबर प्रश्न ये रहा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि हमारे पेट में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है जो पाचन में मदद करता है। कौन सा एसिड उत्पन्न होता है जो पाचन में मदद करता है। तो वह उत्पन्न होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये तांत्रिका जो है तंत्र से प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन तांत्रिका जंतुओं से बना है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क से आवेगों को संचारित करता है। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा तांत्रिका जंतुओं से बना है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क से आवेगों को संरचना करता है। वो कौन सा होगा। तो वह होगा मेरुदंड। कौन, मेरुदंड। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का सी करेक्ट होगा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 203 नंबर है कि न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होता है। देखिए न्यूरॉन के किस भाग में पूछा गया कि सूचना प्राप्त होता है। तो दुम्राशय, यहाँ पर दुम्राशय जो है इसमें सूचना जो है प्राप्त होता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग का दुम्राशय है। देखिए न्यूरॉन का वह भाग जो सूचना प्राप्त करता है उसे दुम्राशय कहा जाता है। और न्यूरॉन वह भाग है जिसके माध्यम से सूचना विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करती है और एक्शन ये कहलाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का चौथे नंबर है। यह प्रश्न कह रहे हैं कि गतिमान जोड़ पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले अस्नेहक द्रव्य को क्या कहते हैं। गतिमान जोड़ पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले अस्नेहक द्रव्य को क्या कहते हैं। तो उस अस्नेहक द्रव्य को क्या कहते हैं, उसको सिनोवियल कहते हैं। यहाँ पर जो है सिनोवियल द्रव्य कहते हैं, देख लीजिए सिनोवियल द्रव्य कहते हैं। ऑप्शन इसमें हम लोग का ए करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से पांचवा प्रश्न है कि रक्तचाप, लार और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। कैसे, यहाँ पर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इन सभी को मज्जा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर जो है रक्तचाप, लार, उल्टी आदि जो है सभी अनैच्छिक क्रियाओं को मज्जा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 6 नंबर कह रहे हैं कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे श्वास, लार आना और ग्रामाकुचन किसके द्वारा ये सभी नियंत्रित होती हैं। तो ये सभी जो है मेरुमज्जा के द्वारा जो है नियंत्रित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 7 नंबर प्रश्न है कि सिनेप्स वह बिंदु है जहाँ से एक तंत्रिका आवेग, क्या सिनेप्स वह बिंदु है जहाँ से एक तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन दूसरे में से गुजरते हैं। यहाँ पर आवेग एक न्यूरॉन दूसरे में से गुजरते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 8वें नंबर है कि चल जोड़ में दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले अस्नेहक द्रव्य को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर चल जोड़ में दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव्य को क्या कहते हैं। तो उस द्रव्य को अश्लेषक द्रव्य कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर जो प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंत्र की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की बुनियादी और संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है वो कौन है। तो यहाँ से आपका न्यूरॉन। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला यहाँ से 10 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि पोन्स, यहाँ पर पोन्स मानव डॉट का एक हिस्सा है। तो यह एक हिस्सा है मस्तिष्क का। पोन्स मानव जो है ये मस्तिष्क का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ से 11 नंबर है कि मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी की कितनी नसें होती है। इसमें मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी की नस कितनी होती है पूछा गया है। तो 31 जोड़े यानी कि 62 नसें होती हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का यहाँ से देख लीजिए
मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी 31 जोड़े होती है, मनुष्यों में 31 जोड़े, ठीक है। और 8 ग्रीवा, 12 वक्ष और 5 काट और 5 जो है त्रिक और 1 जो है अनुमस्तिष्क होता है। ये टोटल मिला करके हम बात करें तो ये 8 ग्रीव, 8 12 20 5, यहाँ पर ये देखिए ये सभी मिला करके 31 हो गया, ठीक। और 31 दूने 62, ठीक। 31 जोड़े तो ये 62 हो गए। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 12 नंबर है। ये कह रहे हैं कि न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना कहलाती है। तो न्यूरॉन्स की जो शाखा जैसी संरचना होती है वो क्या कहलाती है? वह संरचना कहलाती है यहाँ पर डेंड्राइट कहलाती है। ऑप्शन भी याद रखिएगा, उसे डेंड्राइट कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूरॉन का भाग नहीं है। देखिए इसमें से देखना है कि कौन सा जो है एक न्यूरॉन का भाग नहीं है। जैसे कि यहाँ पर डेंड्राइट है, कोन है, सेल बॉडी है और एक्सोन है। कौन सा नहीं होगा? तो इसमें जो कोन होता है ये न्यूरॉन का भाग नहीं है। ऑप्शन इसमें हम लोग का बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग प्रश्न है कि EEG परीक्षण निम्नलिखित में से किस अंग की बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है? तो ये परीक्षण जो है दिमाग के निदान के लिए किया जाता है। अगला यहाँ से हम लोग का ये कंकाल तंत्र से जो प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न के एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये हड्डियों की संख्या कितना? 206। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का सी सही होगा। अगला यहाँ से प्रश्न देखिए, यहाँ से एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या 206 होती है और एक बच्चों के शरीर में जन्म के समय लगभग जो है 300 के है करीब हड्डियाँ होती है, ठीक। इसमें लगभग 1-2 कम भी हो सकता है आपके ऑप्शन के हिसाब से और 1-2 ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 16 नंबर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी, यहाँ पर सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वह हड्डी है उर्विका। कौन? उर्विका जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, ठीक। चलिए इसके देखिए, यहाँ पर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर यानी इसको उर्विका कहते हैं। यहाँ पर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी पटेला जिसे निकैप के रूप में भी जाना जाता है और एक सपाट गोल त्रिकोणीय हड्डी होती है जो फीमर जांघ के साथ जुड़ी होती है, जो साथ जुड़ती है और घुटने के जोड़ के पूर्व आर्टिकुलर सतह को कवर और संरक्षित करती है। यहाँ पर जो उरोस्थी आंशिक रूप से टी आकार की ऊर्ध्वाधर हड्डी है जो छाती की दीवार, यहाँ पर जो यहाँ पर कहाँ थे हम लोग, जो यहाँ पर जो छाती के दीवार के पूर्वकालिक भाग को केंद्र से बनाती है और टिबिया सिनेबोन जो निचले पैर की 2 हड्डियों से बड़ी होती है, ठीक। यहाँ से हम लोग का ये उर्विका कर लीजिएगा, ऑप्शन डी है। प्रश्न हम लोग का है कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 206 होती है, ठीक। यहाँ से ऑप्शन सी कर लीजिएगा, 206 हड्डियाँ होती है। और एक जो है एक बच्चे के शरीर में जन्म के समय जो लगभग 300 हड्डियाँ होती है, 300 लगभग में होती है। 1-2 कम या ज़्यादा भी हो सकता है, आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो तो जांघ की हड्डी होती है, फीमर होती है। लेकिन यहाँ से हम लोग का उर्विका होगा, ठीक। यहाँ पर ऑप्शन डी कर लीजिएगा, उर्विका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा भाग इलियम, इस्चियम, यहाँ पर इस्चियम और प्यूबिस के संलयन से बनता है? तो ये बनता है नित्य, यहाँ पर नितंब अस्थि जो है ये इन सभी के संलयन से बनता है, ठीक। ऑप्शन बी देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पेशीय तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से अस्थि बंधन जोड़ता है। कौन? हड्डी को हड्डी से पूछा गया है कि तो अस्थि बंधन जोड़ता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जन्म के समय बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियाँ होती है? तो लगभग में यहाँ से 300 हड्डियाँ, ऑप्शन बी। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी में से कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपस होती है, जो कि यहाँ से ये कान की हड्डियाँ होती हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि बीच की कार, यहाँ पर जो है बीच की कार में स्टेपस मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। मानव कोशिका स्तंभ में 38 कोशिका हैं, यहाँ पर यह तो गलत है। और मानव शरीर में अस्थि मज्जा लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है और परिशिष्ट मानव शरीर में एक अवशेष अंग होते हैं। तो हम लोग का इसमें से ऑप्शन बी वाला जो है ये गलत है। मानव कोशिकाओं की जो संख्या होती है वह 33 होती है, बल्कि 38 नहीं होती है, ठीक। चलिए
अगला यहाँ से हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के सिर में 29 हड्डियाँ होती है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। यानी कि 29 हड्डियाँ पूरे चेहरे में होती है, तो इसमें बताना है कि कितने कहाँ पर होती है। जैसे कि यहाँ से हम लोग का 8 जो होगा वो पर होता है, चेहरे पर 14 हड्डियाँ होती है, कान में 6 हड्डियाँ होती है और कष्टिका पर जो है 1 हड्डियाँ होती है। तो टोटल मिला करके ये 29 हो गया। ठीक, चलिए अगला यहाँ से ऑप्शन इसमें हम लोग का सी करेक्ट है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 23 नंबर है। यह प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो जोड़ होता है वो घुटने का जोड़ होता है, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि दिए गए विकल्पों में से गलत जोड़ी हड्डी और मानव शरीर से संबंधित भाग का चयन करना। देखिए यहाँ से उल्ना जो है ये हड्डी हाथ में, यहाँ पर जो है मैक्सिला हड्डी ये जबड़ा में, पटेला हड्डी ये पटेला हड्डी पैर में और कार्पल हड्डी जो कि गर्दन में। कौन सा जो जोड़ा इसमें से हम लोग का पूछा गया है कि गलत है। तो ये कार्पल जो हड्डी होती है ये गर्दन, ये गलत है। कार्पल हड्डियाँ 8 छोटी हड्डियाँ होती है जो कलाई में होती है। ठीक, कहाँ होती है ये कार्पल हड्डियाँ जो होती है ये कलाई में होती है। अगला यहाँ से हम लोग का प्लांट एंड किंगडम से प्रश्न स्टार्ट हुआ। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवी संबंध यहाँ पर जो सहजीवी संबंध दर्शाता है। तो ये लाइकेन जो है ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है। अगला यहाँ से हम लोग का ये 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोफाइटा का है। तो बायोफाइटा का ये जो मर्चेंटिया है पौधा ये बायोफाइटा का है। अगला प्रश्न हम लोग का 27 नंबर है कि पौधों को 5 समूहों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से नहीं है। एक इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें से हम लोग का यह प्रोटोकार्डाटा जो है ये पौधे का, यहाँ पर पौधे का ये भाग नहीं है। ठीक, चलिए बाकी ये 3 जो है ये इसमें से है। अगला यहाँ से देखिए 5 जो है पौधों का बांटा गया है यहाँ पर थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सभी 5 जो है पौधों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में नग्न बीज होते हैं, यानी कि छोटे बीज होते हैं। तो ये अनावृत बीजी में सबसे नग्न बीज होते हैं। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 29 नंबर है कि डॉट डॉट एक पौधा है जो जंगली में उगता है और इसकी पत्तियों पर चुभने वाले बाल होते हैं जो गलती से छूने पर दर्दनाक डंक मारते हैं। ये उस पौधे का नाम है, वह कौन सा पौधा है। तो वह पौधा है बिच्छू बुट्टी, उसका नाम है बिच्छू बुट्टी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 30 नंबर है कि एफेडा के पौधे को डॉट अधीन समूहीकृत किया गया है। एफेडा के पौधे को डॉट अधीन के जो है समूहीकृत किया गया है। तो इसको अनावृत बीजी के अंतर्गत जो है समूहीकृत किया गया है, अलग किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधों के समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। देखिए यहाँ से फल के अंदर जो है बीज मौजूद होते हैं वो एंजियोस्पर्म में, किस में, एंजियोस्पर्म में जो है फल के अंदर बीज उपलब्ध मौजूद होते हैं। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है। कौन सा पौधा जो थैलोफाइटा नहीं है। तो इसमें हम लोग का ये जो फनेरिया का पौधा ये थैलोफाइटा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 33 नंबर है कि बिना संवहनी तंत्र वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो ये सभी पौधे जो है बायोफाइटस कहलाते हैं। बिना संवहनी तंत्र वाले पौधे बायोफाइटस कहलाते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर हम लोग का है कि टच मी नॉट पौधे किस परिवार से संबंधित है। ये टच मी नॉट पौधे जो है किस परिवार से संबंधित है। तो ये यहाँ पर जो मीमोसैसी, यहाँ पर मीमोसैसी परिवार से ये संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ से 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। तो ये देवदार का जो पौधा है ये जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन एक सेप्रोफाइटिक कवक है। सेप्रोफाइटिक कवक इसमें से कौन सा है। तो ये पेनिसिलियम जो है ये सेप्रोफाइटिक एक कवक है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 37 नंबर है। प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। देखिए यहाँ से पादप जगत का उभयचर, तो ये बायोफाइटस को जो है पादप जगत का उभयचर कहते हैं। पौधों को समूहों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है। देखिए इसमें सभी हम लोगों ने 5 भागों में पौधों को बांटा गया था, तो उसमें से जो ये आर्थ्रोपोडा है एक नहीं है, बाकी ये जो 3 है सही है। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में अंडाशय के अंदर बीज विकसित होते हैं जो बाद में पक कर फल बन जाते हैं।
तो ये बाद में पककर फल बन जाते हैं, ये जिम्नोस्पर्म में होते हैं। ये पूछा गया है कि पादप समूह में जो है अंडाशय के अंदर बीज विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल हो जाते हैं। ये किस पादप समूह में? तो एंजियोस्पर्म में। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये एनिमल किंगडम से प्रश्न स्टार्ट होता है। कहे कि अकशेरुकीय में डॉट शामिल नहीं है। अकशेरुकीय में जो है डॉट शामिल नहीं है, तो इसमें हम लोग का सरीसृप शामिल नहीं होते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ से ये 41 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे यहाँ पर जो एनिमेलिया प्रजाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। एनिमेलिया प्रजाति के अंतर्गत किसको वर्गीकृत किया गया है? तो मेटाजुआ को वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला के तीसरे पौष्टिकता स्तर पर है? तीसरे पौष्टिकता स्तर पर है कौन सा खाद्य श्रृंखला में? तो यहाँ पर उत्पाद जो होते हैं तीसरे पर होते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के तीसरे पौष्टिक स्तर में किसी जीव का पौष्टिक स्तर वह स्थान है जो वह खाद्य जाल, यहाँ पर जो खाद्य जाल में रखता है और एक खाद्य वेब श्रृंखला जीवों का एक उत्तराधिकारी है जो अन्य जीवों को खाते हैं और बदले में स्वयं खाए जा सकते हैं। यह मूल रूप से श्रृंखला की शुरुआत से चरणों की संख्या है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन है कि कशेरुकी वर्ग नहीं है? तो कशेरुकी वर्ग यहाँ से एनिलिडा जो है ये कशेरुकी वर्ग का नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जंतु के संयुक्त पैर होते हैं? संयुक्त पैर, तो ये जो आर्थ्रोपोडा होते हैं इसके संयुक्त पैर होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये 45 नंबर है कि प्रवाल डॉट वर्ग के यहाँ पर एंथ्रोजोआ वर्ग के भीतर समुद्री अकशेरुकीय है। प्रवाल जो है यह यहाँ पर निडारिया, ठीक है, प्रवाल जो है निडारिया वर्ग के एंथ्रोजोआ के वर्ग के भीतर ही यहाँ पर जो भीतर समुद्री अकशेरुकीय है। अगला यहाँ से हम लोग का ये 46 नंबर प्रश्न है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन जानवरों के उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है? तो मेढक जो होता है ये जानवरों में उभयचर वर्ग के आता है, पौधों में बायोफाइटा था। अगला प्रश्न हम लोग का ये 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? जीवित जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई प्रजातियाँ होती है। अगला यहाँ से 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकीय है? तो अकशेरुकी, इसमें से हम लोग का ये जो आर्थ्रोपोडा होगा ये अकशेरुकी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 49 नंबर है कि जंतुओं का रक्त गर्म किस संघ में होता है? तो जंतुओं का जो रक्त गर्म होता है वे एवेक संघ में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई कहलाती है? तो ये प्रजातियाँ कहलाती है। ये प्रश्न आपको 2 बार रिपीटेड हो चुका। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 51 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि फाइलम के सदस्य डॉट विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जानवर हैं। तो ये इचिनोडर्मेटा, देखिए यहाँ पर ये फाइलम के सदस्य या इचिनोडर्मेटा विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जानवर हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 52 नंबर है। कह रहे कि जोंक किस संघ से संबंधित है? तो ये जोंक जो होते हैं एनिलिडा संघ से संबंधित है, एनिलिडा। अगला प्रश्न यहाँ से 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मोलस्का का उदाहरण नहीं है? मोलस्का, तो इसमें से हम लोग का कौन सा होगा? देखिए मोलस्का का ये जो है अस्कोलोपेंद्र जो है ये मोलस्का का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का देखा जाए ये सूक्ष्म जीव से प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? तो इन जीवों को स्वपोषक कहते हैं। क्या? स्वपोषक कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये 255 नंबर है। कह रहे कि खाद्य विषायन का सबसे अधिक कारण क्या है? खाद्य विषायन का जो सबसे अधिक कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन खाना। यही जो होता है खाद्य विषाक्य का सबसे अधिक कारण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 56 नंबर है। कह रहे कि डॉट पर कुटपाद अंगुली के समान विस्तार है। तो ये अमीबा पर कुटपाद जो होता है यह अंगुली के समान विस्तार है। अगला प्रश्न आपसे हम लोग का 57 नंबर है कि पेनिसिलियम एक डॉट है, क्या है? तो पेनिसिलियम जो है एक कवक है। ऑप्शन भी याद रखिएगा, पेनिसिलियम क्या है? कवक है। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? परजीवी मलेरिया, तो ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये परजीवी है। अगला प्रश्न आपसे हम लोग का 59 नंबर है कि अमीबा के मामलों में अलैंगिक प्रजनन जिसमें से एक जानवर 2 व्यक्तियों में विभाजित है। यहाँ पर जो है एक
अमीबा के मामलों में अलैंगिक प्रजनन, जिसमें से एक जानवर दो व्यक्तियों में विभाजित होकर प्रजनन करता है वह कहलाता है, तो वह कहलाता है बाइनरी विखंडन। ठीक, एक जानवर दो व्यक्तियों में विखंडन होकर प्रजनन करता है तो वह बाइनरी विखंडन कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच यहाँ पर जो है नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच जो जेली जैसा पदार्थ होता है उससे क्या कहते हैं, तो उसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साइटोप्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का एंजाइम और हार्मोन से प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रश्न है कि पित्त द्वारा स्त्रावित होता है, किसके द्वारा? तो ये जो पित्त होता है यह यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है, तो यकृत जो होता है वो पित्त रस का उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 63 नंबर है कि आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो आयोडीन जो होता है ये थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन हम लोग का इसमें बी करेक्ट। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है, ये कह रहे कि हाइपोथैलेमस से पतली डंठल से लटकी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए पीयूषिका ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि उसी को कहते हैं, तो इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथ द्वारा स्त्रावित होते हैं। मानव वृद्धि हार्मोन जो होते हैं ये किस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होते हैं, तो ये किसके द्वारा ये स्त्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि या फिर अग्रपली ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होते हैं। अगला प्रश्न है 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है, तो इंसुलिन जो है ये पशु हार्मोन हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन जो है ये प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 68 नंबर है कि किस हार्मोन के निकलने से दिल की धड़कन और सांस लेने की दर में एक साथ वृद्धि होती है। प्रश्न है कि किस हार्मोन के निकलने से दिल की धड़कन और सांस लेने की दर में एक साथ जो है वृद्धि होती है, तो ये जो है यहाँ पर एड्रालाइन हार्मोन्स के निकलने से जो है दिल की धड़कन और सांस लेने में वृद्धि होती है। ठीक, याद रखिए एड्रालाइन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से ये 69 नंबर जो प्रश्न है, कह रहे कि प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए, तो वह एंजाइम है पेप्सिन। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 270 नंबर है कि मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है। मानव शरीर में इंसुलिन का पूछा गया कि क्या कार्य है, तो इसका कार्य होता है यह कैसे शरीर का उपयोग करता है और ग्लूकोज और वसा स्टोर को नियंत्रित करता है, ये सभी इंसुलिन का काम होते हैं। ठीक, यह कैसे शरीर का उपयोग करता है और ग्लूकोज और वसा को स्टोर करके ये नियंत्रित करता है, यह इंसुलिन का काम है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक उत्प्रेरक है। जैविक उत्प्रेरक में हम लोग का एंजाइम होगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 72 नंबर है कि इसमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव को जो है उत्तेजित करता है, वह कौन सा हार्मोन है, तो वह हार्मोन है ऑक्सीटॉक्सिन। कौन है? ऑक्सीटॉक्सिन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 273 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एंजाइम अल्फ़ा एमाइलेज मानव शरीर के डॉट में मौजूद होते हैं, तो ये सभी कहाँ? ये सभी लार में जो है मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 74 नंबर है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है, जो जैसे जैसे आप जड़ों के करीब आते जाते हैं कम हो जाती है, तो ये कम हो जाती है। पूछा है किस पादप हार्मोन की सांद्रता, तो वह हार्मोन्स है ऑक्सिन। कौन है? ऑक्सिन। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 75 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड, यहाँ पर जो थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है, तो वह आवश्यक है आयोडीन। पूछा गया कि कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए जो है आवश्यक है, तो आयोडीन। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 76 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। इसमें से पादप हार्मोन देखना है कौन सा नहीं है, तो ये प्रोलैक्टिन जो होता है ये पादप हार्मोन नहीं है। ठीक, ये प्रोलैक्टिन एक पादप हार्मोन नहीं है, यह पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित एक हार्मोन है। ठीक, ये कैसा है? यह एक जो है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा निर्मित एक हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 277 नंबर है कि आंतों का रस भोजन में प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करता है,
तो किन अणुओं में यह एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सी ग्रंथियाँ मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो अधिविक ग्रंथियाँ जो है ये मानव रक्तचाप को जो है नियंत्रित करने में मदद करती है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है। पित्त रस का स्राव कौन करता है? लीवर। ऑप्शन ए याद रखिएगा, लीवर। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो है ये रक्त शर्करा के नियंत्रित करता है। अगला यहाँ से निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन की पहचान करना। देखिए इसमें से देखना है कि जल में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन B1 जो होगा ये जल में घुलनशील है। ठीक। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि एस्ट्रोजन का मूल्य कार्य क्या होता है। एस्ट्रोजन का मूल्य कार्य मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए जो है ये एस्ट्रोजन कार्य करता है। ठीक। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला यहाँ से हम लोग का ये 83 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए जो है मुख्य रूप से जिम्मेवार है। हमारे वर्णक जो होते हैं, बाल होते हैं, त्वचा और आँखों के रंग के लिए ये सभी जिम्मेवार होता है मेलानिन को, मेलेनिन। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 84 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन उत्पादन करती है। तो इंसुलिन हार्मोन उत्पादन करती है अग्नाशय। कौन? अग्नाशय। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है, देखिए खोज और टीके से प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न है कि बारीकी का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कॉर्लिनियस को कहते हैं। कॉर्लिनियस को जो है बारीकी का जनक कहते हैं, कॉर्लिनियस को। अगला प्रश्न हम लोग का ये 86 नंबर है कि रॉबर्ट हुक ने डॉट की खोज की। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका का खोज किया गया था। यहाँ से हम लोग का ऑप्शन जो है रॉबर्ट का यहाँ पर कोशिका, ऑप्शन सी जो हम लोग का इसमें से करेक्ट होगा। ठीक। फिर यहाँ से हम लोग का कोशिका की खोज किसने की। तो ये रॉबर्ट हुक होंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 88 नंबर है कि पेनिसिलिन का खोज किसने की। पेनिसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया। तो वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया। अगला यहाँ से 89 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर जो थियोफ्रेस्टस को डॉट पिता कहा जाता है। किसका पिता कहते हैं। तो इनको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का पिता। ठीक। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का ये 290 नंबर है कि उस प्रसिद्ध जीव विज्ञानी का नाम बताइए जो गैलापागोस द्वीप समूह से जुड़ा हुआ है। गैलापागोस द्वीप समूह से जुड़ा हुआ है तो वह चार्ल्स डार्विन होंगे। ठीक। अगला यहाँ से प्रश्न 91 नंबर है कि होमोसेपियंस शब्द किसने दिया। ये होमोसेपियंस जो कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ये किसके द्वारा दिया गया। ये आपका सी लिनियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सी लिनियस के द्वारा। ऑप्शन हम लोग का इसमें से ए करेक्ट होगा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है हम लोग का ये जो 92 नंबर प्रश्न है कि चक्रवात 31 कर्ण त्वरण, यहाँ पर जो त्वरक का उपयोग चिकित्सा अनुप्रयोग में किया जाता है या डॉट से पीड़ित रोगों की मदद करेगा। ये किससे? तो ये जो होता है कैंसर से पीड़ित रोगों के लिए जो है ये चक्रवात 30 ये मदद करता है। अगला यहाँ से हम लोग का 93 नंबर प्रश्न है कि बैंगन का आनुवांशिक रूप से संशोधन रूप विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था। बैंगन का आनुवांशिक रूप से संशोधित रूप विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था इसके कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए। ठीक। इसे कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ से 94 नंबर है कि बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था। बड़ी माता के टीका का जो आविष्कार है ये किसने किया था। तो यह किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। बड़ी माता या फिर चेचक बोलते हैं उसी को। देखिए यहाँ से चेचक के टीके का खोज जो है ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जीवों की सभी प्रजातियों के द्विपद नामकरण का जनक किसे कहते हैं। तो द्विपद नामकरण का जनक जो है कैरोलस लिनियस को कहते हैं। किसको? कैरोलस लिनियस को कहते हैं। ऑप्शन डी हम लोग का इसमें से करेक्ट होगा। ठीक। चलिए अगला यहाँ से 96 नंबर है कि उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने आनुवांशिक कोड को क्रैश करने के लिए 1968 में मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार साझा किया गया था। तो वह कौन है? वो है हरगोविंद खुराना को दिया गया था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 97 नंबर है
यह प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया के संचरण पर उसके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था, यह किया गया था रोनाल्ड रॉस को। किनको, रोनाल्ड रॉस को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न 98 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेगर मेंडल के अनुवांशिक, यहाँ पर जो वंशानुक्रम के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से देखिए जो बायोपिक्स का नियम है यह ग्रेगर मेंडल के वंशानुक्रम के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 99 नंबर है कि रक्त समूह की खोज किसने की। तो ये कॉल लैंडस्टीन के द्वारा किया गया। 300 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता, तो कार्ल लिनियस को कहते हैं आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता, कार्ल लिनियस को कहते हैं। अगला यहाँ से हम लोग का कि प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रतिपादन किसने किया। प्रोटोप्लाज्मा शब्द का जो प्रतिपादन है ये किसके द्वारा किया गया। तो जॉनसन इजिलवादी परकिंजे के द्वारा किया गया था। यहाँ पर पुरकिंजे होता है, परकिंजे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 2 नंबर प्रश्न है। ये कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कैसे की थी। तो उनके द्वारा कैसे किया गया, यहाँ पर जो कर्क अवलोकन से किया गया था कोशिका का खोज। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 3 नंबर है। कह रहे कि आधुनिक अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है ग्रेगर मेंडल को। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट हम लोग का 4 नंबर है कि जीवों के नामकरण के वैज्ञानिक नामकरण की प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा शुरू की गई थी। तो यह शुरू किया गया था यहाँ पर जो है कैरोलस लिनियस के द्वारा। याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 5 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर टेलीफोन का जो है खोज दिया गया है। तो टेलीफोन का जो खोज ये जॉन लोगी वेट्स, ये गलत है। बाकी जो चेचक का टीका है एडवर्ड जेनर, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इलेक्ट्रिक बल्ब का थॉमस अल्वा एडिसन, ये तीनों सही है। ये जो टेलीफोन का जो खोज है ये ग्राहम जॉन बेल के द्वारा किया गया था। ठीक, यहाँ पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था जो कि 1876 में। ठीक, चलिए टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल, याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि होमो सेपियन शब्द किसने दिया। ये प्रश्न हम लोग का 2 बार प्रश्न रिपीटेड होने वाला है। तो ये खोज किसके, यहाँ पर सी लिनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक, चलिए ऑप्शन इसमें से आप लोग जो है सी करेक्ट कर लीजिए। और अगला यहाँ से 7 नंबर जो प्रश्न है कि जीव के वैज्ञानिक नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा जो शुरू की गई थी। तो यह शुरू की गई थी कैरोलस लिनियस के द्वारा। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कॉल लैंड एस्टीनर, यहाँ पर जो कॉल लैंड एस्टीनर को किस नाम से यहाँ पर जो किस लिए जाना जाता है। तो उनको जाना जाता है रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ से भौतिक अध्ययन प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन है। तो सबसे अच्छा वर्णन है इसमें से हम लोग का एंथोलॉजी। कौन, एंथोलॉजी। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 10 नंबर है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग किस में शामिल होता है। तो ये जीन क्रांति में शामिल होता है। जीन, यहाँ पर जेनेटिक जीन। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का ये 311 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये प्रतिपादित किया गया था यहाँ पर मलथस के द्वारा। किसके द्वारा, मलथस के द्वारा जो है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षी विज्ञान कहते हैं। और क्या कहेंगे, ऑप्शन भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक कौन सी है। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक का क्या नाम है। तो उस पुस्तक का नाम है रेड डाटा बुक। क्या है, रेड डाटा बुक। इसमें जब सभी जो विलुप्त प्रजाति होते हैं उसकी रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का है कि कोशिकाओं के अध्ययन को ... कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती ... कहा जाता है। तो ये सभी खेती जो है बागवानी कृषि कहते हैं, बागवानी कृषि। अगला यहाँ से 16 नंबर जो प्रश्न है
यह प्रश्न करें कि डॉट डॉट विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या का आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना। तो इसमें से हम लोग का ये जो यहाँ पर जो सुजनन विज्ञान, देखिए यहाँ पर सुजनन विज्ञान का उद्देश्य होता है कि मानव जनसंख्या की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना। अगला 17 नंबर प्रश्न है कि दिल की छवियों को बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीकी को कहते हैं। तो वह तकनीकी है इको का, यहाँ पर इकोकार्डियोग्राफी होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का विविध से जो प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को यहाँ पर जो है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। प्राप्तकर्ता, यहाँ पर सर्वदाता नहीं, यहाँ पर एक वर्ड ध्यान दीजिएगा। प्राप्तकर्ता कहा जाए तो AB+ होगा और यहाँ पर सर्वदाता कहा जाए तो O यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक, तो इसमें से कौन सा होगा, हम लोग का भी प्राप्तकर्ता है तो AB होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 19 नंबर है कि निम्न में किस औषधीय पौधों का उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है। कौन से औषधीय पौधों का यहाँ पर जो उपयोग जो है रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है सर्पगंधा का। किसका, सर्पगंधा का। ऑप्शन हम लोग का इसमें बी करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज अणु डॉट डॉट में टूट जाते हैं। तो ये जो ग्लूकोज अणु होते हैं ये पायरुविक अम्ल में यानी कि पायरुविक एसिड में टूट जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 21 नंबर है कि जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरुवेट का विखंडन होता है और इससे निम्न में से परिवर्तित किया जाता है। तो इसको परिवर्तित किया जाता है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसको लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे हम लोग का 22 नंबर है कि 2013 में मिनीमाता सम्मेलन जापान में किस भारी धातु के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए आयोजित किया गया था। 2013 में मिनीमाता सम्मेलन जापान में किस भारी धातु के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए आयोजित किया गया था। तो ये पारा को जो है संबोधित करने के लिए, यहाँ पर जो पारा धातु के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए निम्न में से कौन सी ऊर्जा मुद्रा है। यहाँ पर जो कौन सी ऊर्जा मुद्रा है तो वह है ATP। ठीक, कौन सा, ATP। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि फलों को मिठास प्रदान करने के लिए किस प्रकार की जो शर्करा प्रदान यहाँ पर जो जिम्मेवार होती है। फल में जो मिठास होता है जैसे कि आम हो गया, सेब हो गया, तो इसमें जो भी मिठास होता है ये किसके कारण होते हैं। तो ये सभी फ्रूटोज के कारण होते हैं, याद रखिएगा, फ्रूटोज के कारण। नंबर प्रश्न है कि एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है। तो पीछे की ओर जो हमिंग बर्ड है जो उड़ सकती है, ये सबसे छोटी पक्षी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 26 नंबर है कि सूर्य की ओर मुख किए हुए सूरजमुखी की गति को क्या कहते हैं। सूर्य की ओर मुख किए हुए सूरजमुखी की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसको फोटोट्रोपिक में कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 27 नंबर है कि भूमध्य रेखीय प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का यहाँ पर जो संरेखण समसूत्री विभाजन के किस अवस्था का निर्माण करता है। तो ये मध्य अवस्था का निर्माण करता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 28 नंबर है कि एक बच्चा अपना पोषण माँ के गर्भ में किसके माध्यम से करता है। तो ये गर्भनाल के द्वारा किया जाता है। ठीक, ऑप्शन सी याद रखिएगा, एक बच्चा जो अपने पोषण माँ के गर्भ में गर्भनाल के द्वारा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न हम लोग का ये 29 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहे कि यहाँ पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस, यहाँ पर डॉट गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो कौन सा, यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी वाला, ये जो क्लोरीन गैस है ये हानिकारक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव शरीर में दो मुख्य अंग कौन कौन से हैं। मानव शरीर में दो मुख्य अंग कौन से हैं। तो वह दो मुख्य अंग हैं दिल और मस्तिष्क। कौन, दिल और मस्तिष्क। अगला प्रश्न हम लोग का 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खमीर में समृद्ध है। कौन सा जो विटामिन है वो खमीर में समृद्ध है, तो वह विटामिन बी होगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजाति है। सबसे ऊंची जो है वृक्ष प्रजाति पूछा जाए तो रेड बुक होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजाति, तो रेड बुक। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए
ये यहाँ पर रेड बुक दुनिया की सबसे ऊंची पेड़ प्रजाति है। दुनिया की सबसे बड़ा जो है रेड बुक कैलिफोर्निया के सिकोया नेशनल पार्क में रहता है, और यह अविश्वसनीय रूप से जो है यानी कि विश्वास नहीं किया जा सकता है, ये 84 मीटर लंबा और 11.1 मीटर चौड़ा है। ठीक, प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन एक उपस्थित मछली है? कौन सा एक उपस्थित जो मछली है? तो इसमें से हम लोग का ये शार्क जो होगा एक उपस्थित मछली है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आलू के पौधे का खाने योग्य भाग है? तो आलू के पौधा का जो हम तना खाते हैं, ऑप्शन याद रखिएगा, ये तना होता है बल्कि बीज नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा, कुछ बच्चों का कमेंट होगा कि बीज नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन एक लाभकारी कीट नहीं है? तो लाभकारी कीट इसमें से नहीं है। देखिए यहाँ से दीमक जो होता है ये लाभकारी कीट नहीं है, ये किसी को भी खा कर वो नुकसान करता है। ठीक, चलिए ये अगला प्रश्न हम लोग का 36 नंबर है कि जानवर अक्सर सुरक्षा के लिए अपने परिवेश के साथ घुल मिल जाते हैं, निम्नलिखित में से ये कौन ऐसा करता है? तो यह ऐसा करता है गिरगिट। ठीक, अक्सर यहाँ पर जानवर अक्सर सुरक्षा के लिए अपने परिवेश के साथ घुल मिल जाते हैं, ये ऐसा गिरगिट करता है। अगला प्रश्न आपसे हम लोग का 37 नंबर है कि समुद्री शैवाल का विशिष्ट रंग प्लास्टिड में स्थित वर्णक पर निर्भर करता है। शैवाल का हरा रंग किस वर्णक की ओर ले जाता है? तो यह ले जाता है क्लोरोफिल की ओर। ठीक, प्रश्न है कि समुद्री शैवाल का जो विशिष्ट रंग यह प्लास्टिड में स्थित वर्णक पर निर्भर करता है, लेकिन शैवाल का हरा रंग है ये किस वर्णक की ओर ले जाता है? तो क्लोरोफिल की ओर। अगला प्रश्न आपसे 38 नंबर है कि 2011 से सर्वोच्च न्यायालय ने किस कीटनाशक के निर्माण, बिक्री और उपयोगी पर प्रतिबंध लगा दिया है जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी यह खतरनाक प्रभाव डालता है? किस पर जो है रोक लगा दिया गया है? तो ये एंडोसल्फान, देखिए यहाँ पर एंडोसल्फान पर जो है सरकार के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे हम लोग का ये 39 नंबर है कि लाल पंडा डोडोडोट पत्ते खाते हैं। तो ये जो होते हैं बांस के पत्ते खाते हैं, लाल पंडा जो होते हैं ये बांस के पत्ते खाते हैं। अगला यहाँ से हम लोग का देखिए ये 40 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मछली का जो सिर है, यहाँ पर जो किस मछली का सिर, हड्डी, आँख या नाक नहीं थी? तो यहाँ से हम लोग का इस प्रश्न में डाउट है, देख लीजिए ये ध्यान से। प्रश्न नोट कहा गया है कि इस प्रश्न के लिए उत्तर, यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर में विसंगति पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न को सभी उम्मीदवारों के लिए अनदेखा कर दिया गया था। ये प्रश्न आपको NTPC जो है CBT 1 में 27 फरवरी 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। इसका आंसर क्या दिया गया है? तो देखिए इसका आंसर दिया गया है कि कह रहे कि जोलफिश का शरीर रेडियल समरूपता प्रदर्शित करता है और इसे 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। छाता, यहाँ पर छाती होगा, छाता नहीं, छाती, मौखिक भुजाएं, मुंह के चारों ओर और चुभने वाले तंबू। फिर है यहाँ से कैटफिश के पृष्ठीय और यहाँ पर जो पेक्टोरल पंखों में प्रमुख रीढ़ होते हैं। अलास्का की मछलियों में येलो आई, ब्लैक डस्की, किलबैक, कॉपर टाइगर, चाइना कैनरी, यहाँ पर रेड स्ट्रिप में यहाँ पर जो सिल्वर और ग्रे रोंगे और शॉर्ट, यहाँ पर जो शॉर्ट रेकर रॉक फिश शामिल है। तारा मछली या समुद्री तारे, यहाँ पर जो समुद्री तारे के आकार के इचिनोडर्म है जो क्षुद्र ग्रह वर्ग से संबंधित है। तो यानी कि देखिए इसमें जो है चारों ऑप्शन को यहाँ पर विश्लेषित कर दिया गया है, लेकिन इसमें आपको आंसर की जो है जानकारी अभी नहीं दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुणसूत्र के समूह से बालिका का जन्म होता है? तो बालिका, एक सेक्स जब गुणसूत्र मिलेगा तो बालिका यानी कि जो है लड़की का जन्म होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 42 नंबर है कि डॉट अंग वे अंग है जिनकी मूल संरचनात्मक डिजाइन और उत्पत्ति समान होती है लेकिन उसके कार्य अलग अलग। तो इसमें से हम लोग का ये सधर्मी, ये जो सधर्मी अंग हैं वे अंग है जिसकी मूल संरचना, डिजाइन और उत्पत्ति समान होती है लेकिन इसके जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जातीय प्रजाति में योगदान नहीं देता जब नई जाति या विद्यमान प्रजातियों के विकसित होती है? तो ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जातीय प्रजाति में योगदान नहीं देती है? तो हम लोग का राइट आंसर होगा यह अपसारी विकास। कौन? अपसारी विकास। चलिए अगला प्रश्न ऐसा है कि लैंगिक रूप से जनन करने वाले व्यक्तियों के पास समान लक्षण वाले जीनों की डॉट प्रतियां होती है। तो ये 2 प्रतियां होती है। कितनी? 2 प्रतियां होती है।
अगला 45 नंबर प्रश्न है कि एक जीव में परमाणु डीएनए का एक पूरा सेट डॉट डॉट कहलाता है। तो ये पूरा जो सेट होता है डीएनए का उसे जीनोम कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दंत क्षय का क्या अर्थ है। दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो दांतों में सड़न होता है जो उसको दंत क्षय कहते हैं। अगला प्रश्न 47 नंबर है कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली माप की इकाई क्या है? तो उसकी इकाई है कैलोरी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित सामग्रियों के समूह में से किस समूह में केवल अजैव निम्नकरणीय पदार्थ होते हैं? तो इसमें से प्लास्टिक, डीडीपी और वैकलाइट ये सभी जो होते हैं अजैव निम्नकरणीय पदार्थ होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? ये ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है किसको? तो ये हाइला को जानते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज में डॉट कार्बन अणु होते हैं। तो इसमें 6 कार्बन अणु होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि एक झील के पानी के पोषक तत्व संवर्धन द्वारा उसकी प्राकृतिक उम्र बढ़ने को कहा जाता है। उसकी जो प्राकृतिक उम्र बढ़ने को कहा जाता है क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है यूटोफिकेशन। क्या कहते हैं? यूटोफिकेशन। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ से 52 नंबर है कि किस पौधों को हरा सोना कहा जाता है? हरा सोना किसको कहते हैं? तो यहाँ से हम लोग का तुलसी है, नीम है, हरा सोना हम लोग कहते हैं बांस को। ऑप्शन तो याद रखिएगा, हरा सोना बांस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्तनधारियों के बारे में गलत कथन की पहचान करना है। तो स्तनधारियों के बारे में गलत कथन है कि 3 यहाँ पर हृदय 3 कक्षों का होता है, ये गलत है। कि ठीक कितना हृदय जो होता है 3 कक्षों वाला होता है, ये गलत है। स्तनधारियों के जो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4 कक्ष। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व क्षय रोग टीबी दिवस हर साल मनाया जाता है। तो ये 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 55 नंबर हम लोग का है कि मीन विशेष रूप से जलीय जानवर है, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है? तो इसकी जो विशेषता है मीन की वे गर्म खून वाले हैं, ये गलत है। उसका जो खून होता है वो गर्म नहीं होता है। ठीक। चलिए यह मीन जो होता है ठंडे खून वाले जलीय जंतु हैं। अगला प्रश्न ये 356 नंबर जो कि हम लोग का इस बायोलॉजी का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि कैसीन एक प्रोटीन है जिसमें पाया जाता है। देखिए यहाँ पर कैसीन जो एक प्रोटीन है जिसमें पाया जाता है, तो इसमें जो है दूध पाया जाता है। ऑप्शन डी याद रखिएगा, इसमें दूध पाया जाता है। देखिए यहाँ पर कैसीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। कैसीन यहाँ पर जो कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो दूध को उसका सफ़ेद रंग देता है, और गाय के दूध में लगभग ये 80% जो होता है ये कैसीन प्रोटीन होता है। ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो 356 प्रश्न था कंप्लीट कर लिया, और अगला जो आपका वीडियो आएगा वो आपका ज्योग्राफी पर होगा। जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न एनटीपीसी CBT 1 में पूछे गए हैं तो उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, और उसके बाद जो है आपका स्टैटिक जीके का जो 1100-1200 प्रश्न है उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।